चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ टुडे। तो पहली न्यूज़ क्या है, ऑस्ट्रेलिया वाटर पार्टनरशिप और ICIMOD मतलब कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने गंगा के बेसिन वार प्रबंधन पर रिपोर्ट्स जारी करी। तो जो ऑस्ट्रेलियन वाटर पार्टनरशिप और ICIMOD थी, इन्होंने 2019 में एक समझौता किया था। ठीक है, किस लिए किया था कि भाई सिंधु जो ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, इसके बेसिन में प्रबंधन के लिए चुनौतियों और अवसर का विश्लेषण करना कि भाई उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या उसको कैसे सही किया जा सकता है। तो बेसिन वार इन्होंने ये किया था। तो अब इसकी रिपोर्ट की बात करें तो इन्होंने क्या क्या बताया। सबसे पहले हम चुनौतियों पे बात करते हैं। तो इन्होंने चुनौतियों में बताया कि विविध जटिलताएं हैं भाई, कि बेसिन का जो विशाल आकार है वो सामंजस्य पूर्ण गवर्नेंस में बाधा उत्पन्न करता है। लैंगिक समस्याएं हैं, गरीब, सामाजिक असमानता, जलवायु परिवर्तन आदि इसकी जटिलता को बढ़ावा देते हैं। खंडित गवर्नेंस व्यवस्था है, बेसिन वार सहयोग को बढ़ाने वाले बहुपक्षीय समझौतों का अभाव है। द्विपक्षीय समझौतों में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और जो अल्पकालिक लक्ष्य हैं इन पर केंद्रित है। पर्याप्त डेटा की अनुपलब्धता है। जेंडर के व्यक्तियों, देश, समुदाय, वंचित आदि के अनुभवों के स्तर पर अधिक है। फिर इन्होंने बताया कि अवसर क्या है। तो जलवायु परिवर्तन पर बेसिन वार एकीकृत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अवसर प्रदान करता है। मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों में बेसिन स्तरीय मुद्दों का उल्लेख किया गया या उन मुद्दों को स्वीकार किया गया। साथ ही ये समझौते समाधान भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि भारत और बांग्लादेश के बीच विकास के सहयोग पर समझौता अभी हुआ है 2011 में। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा जैसे बेसिन स्तरीय मुद्दों का उल्लेख किया गया है। इसने क्या सिफारिशें करी है, तो इसने बोला है कि भाई बेसिन के प्रमुख मुद्दों को समग्र बेसिन की राजनीतिक व्यवस्था से अलग करना चाहिए, बहुपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, अनुसंधान के विस्तार और डेटा संग्रह को मजबूत करना चाहिए, स्थानीय सहयोग के लिए सामुदायिक समूह की समता को मजबूत करना चाहिए। तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं थी, लेकिन आज अगर आप चाहो तो स्टैटिक में इन 3 नदियों को एक बार देख सकते हो, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ताकि आपका स्टैटिक रिवाइज हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो WMO है, इसने एक रिपोर्ट जारी करी है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023। तो स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी करी, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। किसने? WMO ने, याद रखना। और WMO जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, ये भी बात ध्यान रखना। WMO एक UN की एजेंसी है। ये मौसम विज्ञान, परिचालन, जल विज्ञान, भूभौतिकी विज्ञान से संबंधित एजेंसी है, वो तो खैर आपको पता है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि 2023 में ग्रीन हाउस गैसों के स्तर, धरातलीय तापमान वृद्धि जैसे जलवायु संकेतकों ने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कि भाई इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने, मतलब पिछले से भी ज्यादा हो चुका है। यह रिपोर्ट दुनिया भर में जलवायु कारक संबंधी वित्त पोषण की स्थिति को रेखांकित करती है। अगर हम इसकी बात करें तो एक सेकंड, हाँ, तो जलवायु वित्त पोषण की वर्तमान स्थिति क्या है। तो जलवायु वित्त पोषण की जो वर्तमान स्थिति है ये बताती है कि भाई जलवायु संबंधी कार्यवाही के लिए जो वित्त पोषण था 2021-22 में ये 1.3 ट्रिलियन था, जो 19-20 की तुलना में 2 गुना था। मतलब 19-20 में हम जितना खर्च करते थे, 21-22 में हम उसका दुगुना खर्च कर रहे हैं। किसके लिए? क्लाइमेट के एक्शंस के लिए, भाई उसके जलवायु को सही करने के लिए, जिसमें चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, ब्राजील, जापान, भारत, ये कुछ 4-5 देश मिलकर के टोटल 90% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। समझ में आया? वैश्विक ताप को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए जलवायु संबंधी कार्रवाई में वित्तीय निवेश बढ़ाने की जरूरत है। 2030 तक वर्तमान की तुलना में 6 गुना अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है। तो अभी जितना है उसमें 6 गुना वृद्धि करने की जरूरत है। अब हमें हमारे सामने जलवायु वित्त पोषण के समक्ष चुनौतियां क्या है। तो जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूल रणनीतियां पर्याप्त नहीं होने के कारण अधिक सक्रिय कदम नहीं उठाए जाते, और सक्रियता में कमी आएगी तो हमें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये देश उस टाइम पर नहीं चाहते, तभी तो आज हमें इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है ना। अगर ये उसी टाइम पर नहीं करते हैं तो आज तो हमारे बल्ले बल्ले होते। जलवायु परिवर्तन का अधिक खतरा झेल रहे देशों में तथा कृषि एवं उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समन क्षमता होने के बावजूद भी उन्हें बहुत कम वित्त पोषण, तो पैसे की कमी है। अनुकूलन संबंधी कार्यवाही का अभी भी बेहतर तरीके से लाभ नहीं उठाया जा रहा है निजी क्षेत्र का, तो निजी क्षेत्र का यूज भी कम कर रहा है। सिफारिशें क्या है? वित्त पोषण की व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। इसके लिए रियायती वित्त प्रदान करने, वित्तीय जोखिम को कम करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रभावी नीतियों और विनियामक फ्रेमवर्क के जरिए घरेलू स्तर पर पूंजी जुटानी चाहिए। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण और विस्तृत डेटा के लिए करना चाहिए। जलवायु जो वित्त पोषण है, इसके लिए हमने कौन से पहले शुरू करिए, तो दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर जो COP28 हुआ था। COP28 कहां पर हुआ था? दुबई में। इसमें और कौन सा वाला? जलवायु परिवर्तन वाला, ये ध्यान रखना। में वैश्विक जलवायु वित्त फ्रेमवर्क को अपनाया गया, तो ये ध्यान रख लेना।
वैश्विक जलवायु वित्त फ्रेमवर्क को कौन से में अपनाया गया है? COP 28 में। COP 28 में। फ्रांस की AFD 2050 फैसिलिटी के तहत पेरिस समझौतों को लागू करने के लिए 30 विकासशील देशों का समर्थन किया जा रहा है। विकासशील देशों को न्यायिक तरीके से स्वच्छ ऊर्जा, एक ये जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की भी शुरुआत अभी की गई है। वैसे ये आप लोगों ने अपनी रूटीन क्लासेस में पढ़ रखा होगा, बट फिर भी याद रख लेना। हाँ, अगला जो कंसेप्ट है ये बहुत मजेदार है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, थोड़ा सा ध्यान देना। एक अध्ययन के अनुसार जिब्राल्टर सबडक्शन जोन अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ रहा है। तो जो जिब्राल्टर है, ठीक है, वो अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं इसमें, ठीक है, सबडक्शन क्या होता है और किस तरीके से होता है, सबडक्शन जोन क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो सबडक्शन जोन या बेनियोफ्स जोन्स अभिसरण कन्वर्जेंट प्लेट सीमाओं के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां एक विवर्तनिक प्लेट दूसरी विवर्तनिक प्लेट के नीचे खिसक जाती है और मेंटल में जाकर के मिलती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन या परिविष्टन कहा जाता है। सिंपल सी बात क्या है भाई, कि एक प्लेट इधर से आई, दूसरी प्लेट इधर से आई, जब ये प्लेटें आपस में मिलेंगी तो ऐसे समझो, आप हाईलाइटर से बताता हूं, ये एक प्लेट आई, ठीक है, और ये तो एक जो प्लेट होगी वो इसके नीचे, क्योंकि दो प्लेटें आएंगी तो ये प्लेट इसके कहां जाएगी? नीचे। तो अब ये नीचे क्या है? नीचे क्या है? लावा। तो उसमें जाकर के ये मेल्ट होती है, तो ये होना है सबडक्शन का। तो ठीक है, तो प्लेट विवर्तनिक में जब एक प्लेट क्या बोलते हैं नीचे सबडक्ट करेगी, उसी को हम बोलेंगे सबडक्शन। चलिए, सबडक्शन की शुरुआत विल्सन चक्र की मौलिक विशेषता है। विल्सन चक्र क्या बोलता है? समुद्र नितल के प्रसार और सबडक्शन के कारण महासागर बेसिनों का क्रमशः बार बार खुलना और बंद होता है। सबडक्शन से गहरे गर्त, भूकंप, ज्वालामुखी की उत्पत्तियां होती है। ये ज्वालामुखी महासागरों से प्राय अभिसरण की सीमा के साथ द्वीपीय चाप का निर्माण भी करते हैं। अगर आप इस फोटो को देख पा रहे हो तो यहां पर देखो, ये एक प्लेट थी, ये दूसरी प्लेट थी, ये दोनों आकर के मिले तो ये एक प्लेट इसके नीचे क्या हो रही है? सबडक्ट हो रही है। ये एक प्लेट इसके नीचे क्या हो रही है? सबडक्ट हो रही है। अब ये जब सबडक्ट होगी तो यहां पर क्या बोलते हैं? हीटिंग वाला जोन है, तो ये पिघलेगा, नीचे तो गर्मी रहेगी तो ये वाला जोन पिघलेगा, और ये पिघलेगा तो मैग्मा बनेगा, और फिर हम जानते ही हैं कि क्या बोलते हैं, यहां से मैग्मा बाहर निकलेगा तो वोल्केनो आएंगे, यहीं पर अर्थक्वेक आएंगे, तो ऐसी सारी चीजें इसमें होंगी। चलिए, अब अटलांटिक में सबडक्शन जोन की बात करते हैं। तो अटलांटिक वैज्ञानिक अटलांटिक जैसे परिपक्व महासागर में सबडक्शन जोन का बनना एक दुर्लभ परिघटना मानते हैं। अटलांटिक का निर्माण सुपर कॉन्टिनेंट के टूटने से हुआ था। इसे दुर्लभ परिघटना इसलिए माना जाता है क्योंकि ऐसे अत्यंत प्राचीन महासागरों में पाए जाने वाले लिथोस्फीयर अधिक मोटे और कठोर होते हैं। इस कारण ये आसानी से टूटते और मुड़ते नहीं हैं। अप्रतिरोधी किनारों से घिरे महासागरों में सबडक्शन की प्रक्रिया शुरुआत के लिए टूटना और मुड़ना एक पूर्व से भाई, टूट मुड़ेगा तभी तो होगा ना, वो सीधी सी बात है। इसके बावजूद भी अटलांटिक दो पूर्व विकसित सबडक्शन जोन पाए जाते हैं, लेसर एंटलीज और स्कोटियाक्स। अब ये पूछ लिया ना किसी ने प्रीलिम्स में कि लेसर एंटलीज और स्कोटियाक्स क्या है, भगवान जाने क्या है, तो याद रखना ये क्या बोलते हैं, जो अटलांटिक है उसमें पाए जाने वाले सबडक्शन जोन है। तो अटलांटिक में पाए जाने वाले सबडक्शन जोन कौन से? लेसर एंटलीज और स्कोटिया आर्क्स। इसके तीसरे सबडक्शन के जोन के जिब्राल्टर आर्क के विकास की गति पिछले कुछ वर्षों में धीमी हो गई थी, इसने इस दुविधा को बढ़ावा। सक्रिय नहीं है। जिब्राल्टर सबडक्शन अभी भी सक्रिय अवस्था में, लंबी निष्क्रियता अवधि के बाद अटलांटिक में आगे विस्तारित हो जाएगा। सिकुड़ते महासागर लिगुरियन से शुरू होने वाला सबडक्शन जोन एक संकीर्ण समुद्री गलियारे के माध्यम से प्रवेश कर सकता। तो इसमें तो यही था, हमें ये सबडक्शन के बारे में जानना था। तो सीधी सी बात है, सबडक्शन कब होगा? जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे बैठेगी तो वहां से राइजेस होंगे और वोल्केनोज, ये बहुत सारी जो पीटीटी ब्लैक टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है वो सारी की सारी होंगी। ये न्यूज बड़ी मजेदार है। देखो कि भारतीय कृषि अनुसंधान IARI है जो, ठीक है, ICR से कंफ्यूजन मत करना। IAR जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान में अधिक उपज वाली पूसा बासमती की किस्मों को अवैध खेती करने पर आपत्ति प्रकट की है। तो पाकिस्तान में भारत की जो उच्च उपज वाली पूसा बासमती की किस्में हैं, जो अपने पूसा बासमती की जो किस्म है उसको पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, वो गैर कानूनी तरीके से उगा रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान ने इन किस्मों को आधिकारिक रूप से पंजीकरण भी किया हुआ है। ये गजब है। IAR ने वैज्ञानिकों ने इस पर आपत्ति जताते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग किया। तो समझ में तो आई क्या होगा कि भाई पाकिस्तान जो है वो हमारी पूसा बासमती को इलीगल तरीके से उगा रहा है और उसको उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। तो पूसा बासमती की बात करते हैं। तो पूसा बासमती की जिन किस्मों को मूल रूप से IAR ने विकसित किया था और जिनको पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से खेती जा रही है वो किस्म कोशियम, एक तो है पूसा बासमती 1121। अभी इनके पीछे नाम रख देते हैं। अपने दानों के कर्नेल की अधिक लंबाई के लिए जाने जाती है ये, ठीक है। तो इनके दाने की लंबाई PB 1509,
ठीक है, PB 1509, ठीक है, ये 115 से 120 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है, जबकि जो अन्य किस्में होती है उनको 135 से 145 दिन लगते हैं, तो लगभग 20 दिन इसमें कम लग रहे हैं। PB 1847, 1885, 1886, ठीक है, इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट और राइस ब्लास्ट फंगल रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो ये चीज़ें इसमें पूसा बासमती 1221 के तो दाने लंबे हैं, 1509 के क्या बोलते हैं जल्दी पक जाती है, और 1847, 1885, 1886 और 1509 इसमें बैक्टीरियल ब्लास्ट और राइस ब्लास्ट फंगल रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है। तो देख ही सकते हो आप ये चावल। कानूनी सुरक्षा क्या है? IAR द्वारा विकसित इन सभी किस्मों को बीज अधिनियम 1996 के तहत अधिसूचित किया गया है। तो 1966 के तहत अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम बुआई, रोपण, अधिसूचित फसलीय प्रजातियों के किस्मों के निर्यात आयात पर प्रतिबंध लगाता है। ये किस्में पौधे किस्मों और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत भी हैं, ठीक है, और इस अधिनियम में ब्रीडर के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है। भारत में अब चावल के बारे में बात कर लें थोड़ी सी। तो भारत दुनिया में बासमती चावल का अग्रणी निर्यातक है। सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ से क्या करते हैं अपन, मतलब जो निर्यात करते हैं वो अपन चावल करते हैं। भारत चावल का निर्यात सऊदी अरब में, ईरान, इराक, UAE, यमन को करता है। इन देशों के लोग परबॉइल्ड राइस खाना पसंद करते हैं। परबॉइल्ड राइस के दाने सख्त होते हैं, इन्हें लंबी अवधि तक पकाने पर उनके टूटने की संभावना कम रहती है। बासमती चावल सुगंधित मोती के रूप में जाना जाता है। लंबे दाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है। कई सदियों से मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी में उगाया जा रहा है। मतलब कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब नॉर्थ इंडिया वाला जो एरिया है ना अपना, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर इसको उगा रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। अब तक बासमती चावल की 34 किस्मों को बीज अधिनियम 1966 के तहत अधिसूचित कर लिया गया है। तो अच्छी न्यूज़ है। और पाकिस्तान वालों सुधरो भाई, थोड़ा सुधरो। वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब ने भारत में आय और संपत्ति असमानता 1922-2023 शीर्षक से अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित करी। तो जो वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब है इसने करी है, ये वैश्विक अनुसंधान केंद्र है। असमानता के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण न्याय को बढ़ावा देने वाली सार्वजनिक नीतियों के अध्ययन पर भी काम करता है। तो इनइक्वलिटी समझ के मुझको सिर्फ असमानता से रिलेटेड नहीं समझने का, सब करता है अपन। चलो, इसमें क्या बोला गया है कि भाई साहब 1900 दशक की शुरुआत में असमानता में गिरावट दर्ज की गई थी। तो स्वतंत्रता के बाद 1980 का जो दशक आया था उसमें असमानता में कमी आई थी। फिर इसके बाद की अवधि में असमानता बढ़ने की शुरू हुई। 2000 के दशक में तो असमानता में काफी ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई। 2023 के अंत तक आंकड़ों के अनुसार भारत के सभी नागरिकों के पास में 40.1% संपत्ति है। तो भारत के जो सभी धनी नागरिक हैं उनके पास देश की, और शीर्ष 1% समृद्ध लोगों की आय दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों के 1% समृद्ध आय के लोगों से भी अधिक है। मतलब अगर भारत का 1% आय वाला जो ऊपर वाला पर्सन है, जिसमें अंबानी लोग आते होंगे, उनमें अगर दक्षिण अफ्रीका के, ब्राजील के, USA के, इन सब लोगों को भी जोड़ दिया जाए तब भी इंडिया के बराबर नहीं आते हैं वो। तो इन देशों के शीर्ष से जोड़ने की बात गलत बोल दी, सॉरी, है ना, मतलब 1% उनके देशों से भी ज्यादा है। चरम असमानता से जुड़ी चिंताएं क्या है? समाज और सरकार पर धनी लोगों के असमान प्रभाव को बढ़ावा देता है। प्लूटोक्रेसी, ये वर्ड याद रख लेना। प्लूटोक्रेसी क्या है? धनी वर्ग को राजतंत्र का बढ़ावा मिलता है। गरीब लोगों के लिए गरीबी के दुष्चक्र से निकलना कठिन होता है। आर्थिक समृद्धि कम होती है। सिफारिशें क्या कर सकते हैं भाई? आर्थिक डेटा बढ़ाया जाए, सार्वजनिक निवेश किया जाए, टैक्स कोड सभी धनी परिवारों पर 2% का सुपर टैक्स लगाया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। बाकी आजकल तो न्यूज़ में बड़े आ रहे हैं धनी लोग। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024 अधिसूचित किया। भाई ये बड़ी थोड़ी सी न्यूज़ जरूरी है। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्या बोलते हैं, इको इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, उसने क्या बोलते हैं 1986 का जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसके तहत इन नियमों को संशोधन किया है। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 में क्या किया भाई इन्होंने? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड EPR प्रमाण पत्रों के लिए उच्चतम और न्यूनतम मूल्य तय करेगा। तो कौन करेगा? EPR, ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो प्रमाण पत्र होते हैं उनके लिए उच्चतम और न्यूनतम मूल्य कौन तय करेगा? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ध्यान रखना, यह मूल्य EPR का पालन नहीं करने पर बाध्यकारी संस्थाओं पर आरोपित की जाने वाली
पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को क्रमशः 100% और 30% के समतुल्य होंगे। ठीक है, तो 100% और 30% के समतुल्य होंगे, तो उच्चतम 100%, न्यूनतम 30%। ईपीआर से आज से किसी उत्पाद की उपभोग अवधि की समाप्ति तक उसके पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर प्रबंधन हेतु निर्माता की जिम्मेदारी होगी कि भाई अगर तुमने कुछ लगाया है, कुछ प्रोड्यूस किया है, तो फिर उसका एनवायरमेंट भी तुम्हें ही देखना होगा। पंजीकृत संस्थाओं के बीच ईपीआर प्रमाण पत्रों को लेन देन मूल्य उच्चतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच होगा। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की इसमें सीपीसीपी की जिम्मेदारी दी गई है। उद्देश्य क्या है? एक तो रिसाइकलिंग को बढ़ावा दिया जाए भाई, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, अपशिष्ट नए उद्योगों और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ठीक है, प्रदूषण द्वारा भुगतान, पॉल्यूटर पे का सिद्धांत लागू करना, तो वो चीज़ें। तो अब ये ध्यान रखना कि इसमें सीपीसीबी करेगा 100% 30% समतुल्य है। तो ये तो गई हमारी आज की बड़ी बड़ी न्यूज। अब बात करते हैं छोटी छोटी न्यूज पर। तो जो पहली छोटी न्यूज है नामांकन प्रक्रिया। तो भाई नामांकन प्रक्रिया, जो अभी लोकसभा चुनाव है तो पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप लोगों ने वो एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक कलेक्टर बैठा है और मोदी जी अपना वो नामांकन भर रहे हैं, तो वो कहते ना फिर ये आईएएस की पावर तो वही बनना है आपको। उम्मीदवार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के तहत नामांकन दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने की तिथि भारत का निर्वाचन आयोग तय करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, नामांकन को दाखिल करने की तिथि भारत का निर्वाचन आयोग तय करता है। उम्मीदवार या उसे किसी प्रस्तावक के द्वारा जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसको सौंपना होता है। किसी मान्यता प्राप्त दल का उम्मीदवार जिस निर्वाचन क्षेत्र में लड़ता है, प्रस्तावक के रूप में उस निर्वाचन क्षेत्र के केवल एक मतदाता की आवश्यकता होती है। तो केवल एक मतदाता, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए? अगर मान्यता प्राप्त दल का है। लेकिन अगर कोई निर्दलीय है या पंजीकृत गैर मान्यता, तो उसको 10 प्रस्तावों की आवश्यकता होती है। भाई जा रहे हैं, कम से कम एक वोट तो होना दे रहा। कोई उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम 4 नामांकन दाखिल कर सकता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम 4 नामांकन। अवकाश के दिन नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकते। ये तो सिंपल सी बात है। तो ये हमने नामांकन के बारे में पढ़ लिया। मुख्यमंत्री राहत कोष बनाया गया है। तो आदेश के भारत के निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री राहत कोष किए जाने वाले कुछ आपातकालीन कार्यों को आदर्श आचार संहिता के दायरे से मुक्त किया। तो जो सीएम राहत फंड बना हुआ था, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं इन्होंने अभी थोड़ा देर, मतलब आदर्श आचार संहिता से आपातकालीन कार्यों के लिए, सभी के लिए नहीं, जिसमें इस कोष का उद्देश्य क्या था? भाई प्राकृतिक आपदा कहीं आ गई, दुर्घटना आ गई, तो उनको लोगों को राहत प्रदान करना। प्रधानमंत्री राहत कोष के समान ही ये कोष मुख्य रूप से सार्वजनिक, निजी संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों आदि से दान प्राप्त संचालित होता है। आयकर अधिनियम 19, ये आयकर से इसको छूट प्राप्त है, ध्यान रखना बस आप। अगला क्या है भाई? समिट फॉर डेमोक्रेसी, ये बात, और जिसमें मोदी जी गए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने समिट फॉर डेमोक्रेसी के 3रे संस्करण को संबोधित किया। तो जो समिट फॉर डेमोक्रेसी है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति की एक पहल है। इस पहल की शुरुआत 2021 में की गई थी। लोकतंत्र से जुड़े अनुभव साझा करने, एक दूसरे के उदाहरणों से सीख लेने के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। तो समिट फॉर डेमोक्रेसी यूएनपीओन का नहीं है, अमेरिका का है, 2021 में शुरू हुआ था। लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, ये सारी चीज़ें। प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूअल, इससे पहले समिट फॉर डेमोक्रेसी आयोजन के दौरान लॉन्च किया गया था। ये पहल लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने आदि के लिए है। संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस पहल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पीआईबी फैक्ट यूनिट चेक, तो जो क्या बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसने प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के तहत फैक्ट चेक यूनिट को अधिसूचित किया। पीआईबी सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, इनके लिए नोडल एजेंसी है ही सही, तो ये काम किए गए हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत किए गए हैं, ये ध्यान रखना। साउंड लेजर यानी फोनर लेजर, तो चीनी वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है। जिस प्रकार प्रकाश फोटोन नामक कई कणों से मिलकर के बना होता है, उसी तरह ध्वनि भी फोनन नामक कणों से मिलकर के बनी होती है। तो हम जानते हैं प्रकाश पे फोटोन से होते हैं, वैसे ही ध्वनि से क्या निकलती है? फोनोन नामक कण। इस साउंड लेजर को साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन सेशर के रूप में भी जाना जाएगा, जिसे 2009 में विकसित किया गया था। नए उपकरण एक माइक्रोमीटर लॉन्ग सिलिका बीड का उपयोग करता है। प्रावर्तक गुहा के भीतर तो एम्पलीफाइड फोनन का उपयोग करता है। लेजर बीम, वाटर टिश्यू की इमेजिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रख लेना। साउंड लेजर या फोनन लेजर किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है, और ये ध्वनि को बोलते हैं फोनन। प्रोजेक्ट गया, तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट और उनकी परियोजना भागीदारों ने जलवायु संबंधी वित्त को प्रोजेक्ट गया, तो प्रोजेक्ट गया का किसने किया? ये बैंक फॉर इंटरनेशनल
सेटलमेंट्स क्या है ये? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इनोवेशन हब, बैंक ऑफ स्पेन आदि के बीच एक सहयोग है। वित्तीय प्रणाली में जलवायु संबंधी सुविधाओं के विश्लेषण की सुविधा के लिए AI LLM का लाभ उठाता है। सीधी सी बात है भाई, प्रोजेक्ट क्या किससे रिलेटेड है? जलवायु संबंधी जोखिमों के विश्लेषण के लिए AI इनका यूज करना। कंपनियों द्वारा कार्बन उत्सर्जक, ग्रीन बॉन्ड्स, वैकल्पिक नेट जीरो प्रतिबद्धता प्रकटीकरण की जांच कर सकता है। तो ये ध्यान रख लेना। प्रोजेक्ट गया अपने बिहार वाला गया, मत समझ लेना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कितनी बार आएगा भाई तो न्यूज़ में? तो ये हमारे राजस्थान से हैं, मैं भी वहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के गैर कोर प्राइवेसों से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाइनों पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रहा है। तो जो IUCN है इसकी में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये राजस्थान का मतलब वो राज्य पक्ष क्या होगा, पक्षी है ना। अनुसूची 1 में, परिशिष्ट 1 में, ठीक है। प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम, कृषि घास भूमि में पाया जाता है, स्थानिक प्रजाति सर्वाहारी है, ठीक है। लेसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। राजस्थान में इस पक्षी की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। और अगर यहाँ पर एक लिखना चाहो आप तो लिख लेना डेजर्ट नेशनल पार्क, वहाँ पर ये ज़्यादा मिलता है। डेजर्ट नेशनल पार्क, एक बार UPSC इस पर कुछ भी क्वेश्चन भी पूछ सकती है। उसमें एक स्टेटमेंट था कि भाई ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट था कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है, तो भाई कैसे नहीं रहते हैं, बहुत सारे इंसान रहते हैं यहाँ पे। और तीसरी बात थी कि क्या बोलते हैं यहाँ पर ये इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है, तो ये तो सही थी। तो 1 और 3 शायद उसका सही आंसर था, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। ग्रेड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ग्रेड इंडिया को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। ग्रेड इंडिया के बारे में बात करें तो इसको मिनी रत्न श्रेणी मिली है, 2009 में स्थापित किया गया था। भारतीय विद्युत प्रणाली की से देख रेख काम करता है। अब मिनी रत्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिनी रत्न में 2 दर्जे होते हैं। पहले दर्जे की बात करें, 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाया हो, कर पूर्व लाभ 3 वर्षों में कम से कम 1 वर्ष 300 करोड़ रुपए या ज़्यादा हो, पॉजिटिव नेटवर्थ की स्थिति होनी चाहिए, 3 साल से लगातार मुनाफा हो, पॉजिटिव नेटवर्थ हो, ठीक है, कोई चूक डिफॉल्ट नहीं हुआ हो, बजटीय सहायता सरकारी गारंटी पर निर्भर ना हो। फणींद्रनाथ घोष, तो देश ने फणींद्रनाथ घोष की जयंती मनाई है। भाई साहब फोटो देख लो, राम राम। चलिए, तो फणींद्रनाथ घोष के बारे में बात करें तो ये चारुंद्र घोष के पुत्र थे। देखो किसी के बेटे के नाम से उसको जाना जाए ना, तो यही मजा है जीवन का। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के श्रीरामपुर में हुआ था। क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया था। जो JN लाहिड़ी के साथ युगांतर नामक क्रांतिकारी दल में शामिल हुए थे, तो युगांतर नामक क्रांतिकारी गुप्त समिति के सक्रिय सदस्य थे। भारत छोड़ो आंदोलन में थे, गांधी जी के दर्शन थे सही। 1972 में ताम्रपत्र मिला था इन्हें। ये फणींद्रनाथ घोष नहीं है, ठीक है, जिन्हें फांसी देने का समर्थन किया था, जिनकी क्रांतिकारी बैठक बैंकुंठ शुक्ला ने तय कर दी। तो ये भी ध्यान रख लेना भाई, एक नाम है फणींद्रनाथ घोष। ये भाई साहब ऐसे थे, मतलब गंदे इंसान थे। इन्होंने भगत सिंह, सुखदेव जो राजगुरु थे, इनको फांसी देने की इन्होंने बोला था कि सपोर्ट किया था उसका। तो फिर इंडियन का एक था बैंकुंठ शुक्ला, उसका आगे सब तेरा मैं फणींद्र करूँ, इसने इसका फणींद्र कर दिया था। तो ध्यान रख लेना भाई। बाकी इसी के साथ में आज की अपनी करंट अफेयर्स खत्म होती है। धन्यवाद।